बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कोर्स का थर्ड लास्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपनी बुक का पार्ट 4 स्टार्ट किया था जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। गवर्नमेंट एक चैप्टर है इसका जो हम फिनिश कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो वो है ही जीडीपी या पर कैपिटा इनकम के लिहाज से। तो स्टार्ट से इस बुक के जितने भी हमने 10-12 चैप्टर्स किए हैं, हर एक चैप्टर में हम ये देख रहे थे, एनालाइज़ कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान जीडीपी में डिफरेंस आ जाता है, और पर कैपिटा इनकम जो है वो डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंस अमंग कंट्रीज़ हमने देखी। और हमने उसकी वजूहात जानने की कोशिश की कि क्यों जो है वो कुछ कंट्रीज़ रिच कहलाती हैं और कुछ पुअर हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं। उसमें उनकी जो रीज़न्स थी तो वो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक्यूमुलेशन के लिहाज से देखा, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखा, और इसके अलावा R&D पर कौन सी कंट्री कितना ख़र्च कर रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिफरेंस अमंग द इनकम्स ऑफ कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ हमने एनालाइज़ की और उसकी वजूहात, कॉजेज़ जानी। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दो कंट्रीज़ के दरमियान अगर इनकम का डिफरेंस आता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एक ही कंट्री में पाए जाने वाले तमाम जो लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, उसके दरमियान इनकम का जो डिफरेंस आ जाता है, एक ही कंट्री के अंदर विदिन अ कंट्री अगर इनकम में चेंज आ रहा है, रिच और पुअर की डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन पूरी इकॉनमी, पूरी कंट्री, तो उसकी क्या वजूहात हैं और कितनी हद तक एक कंट्री में डिफरेंस पाई जाती हैं, और क्या ये जो इनकम की इनइक्वालिटी होती है, इनकम में जो इतना डिफरेंस पाया जाता है, इसकी डिग्री कितनी होती है, इसका गैप किसी कंट्री में कम होता है, किसी कंट्री में ज़्यादा होता है। तो क्या ये जो इनकम गैप है या जिसको हम इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं, ये कम या ज़्यादा होने से उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है या उनकी इकनॉमिक ग्रोथ है उस पर कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं। एक तरह से हम देखें तो जो इनकम इनइक्वालिटी है या फिर जो पावर्टी हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी रिच और पुअर क्लास में डिवाइड हो जाए, तो इससे इकनॉमिक ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर इकनॉमिक ग्रोथ का इफ़ेक्ट भी पावर्टी पर पड़ता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये भी है कि अगर किसी कंट्री में एक पुअर शख्स है, एक पुअर आदमी है, तो वो जो है अपना कंपैरिज़न अपनी ही कंट्री में या अपने ही आसपास जो लोग होते हैं उनसे करता है, और ये नहीं कहता कि किसी दूसरी कंट्री में पाए जाने वाले पुअर शख्स जो है उससे कितना पुअर है। यानी कि एक कंट्री का पुअर शख्स अपनी ही सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले लोगों से अपना मवाजना करेगा, और उसकी जो खुशी होगी, उसकी जो हैप्पीनेस होगी, वो डिपेंड करेगी उसी के आसपास पाए जाने वाले लोगों की कंजम्पशन पर और उनकी इनकम्स पर, ना कि अपने आसपास पाए जाने वाले दूसरे ममालिक के पुअर लोगों से कंपैरिजन वो अपना करेगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी दूसरी कंट्री के हालात क्या हैं, बल्कि उसकी हैप्पीनेस डिपेंड करेगी उस कंट्री के पाए जाने वाले लोगों पर। अब यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में आज कवर करेंगे। पेज नंबर 370 पर आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 13, इनकम इनइक्वालिटी। हम इनकम इनइक्वालिटी के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट द रियल वर्ल्ड, और हम देखेंगे कि इनकम इनइक्वालिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है, इसको जज कैसे करते हैं, एनालाइज किस तरह करते हैं। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है गिनी कोफिशिएंट का मेथड, यूजिंग द गिनी कोफिशिएंट टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी। ये भी हम आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे
कुज़नेट हाइपोथेसिस कि कुज़नेट जो है वो उसकी क्या हाइपोथेसिस है और उसने क्या कहा है इनकम इनइक्वालिटी और ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के बारे में या जीडीपी के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। अब आ जाएं बुक की तरफ। स्टार्ट करते हैं इनकम इनइक्वालिटी। Our study for income growth has so far been concerned with what determines the average level of income per capita in a country। हमने शुरू से लेकर अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हम बार बार जो भी चीज़ स्टडी कर रहे थे उसका एवरेज ले रहे थे कि अगर एवरेज इनकम इतनी हो, एवरेज इन्वेस्टमेंट इतनी हो, एवरेज एम्प्लॉयमेंट इतनी होती है, तो अब जो है हमें कहा जा रहा है कि एवरेज लेवल से हटकर कुछ देखें और हम इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन देखें लोगों में कि किस तरह से कंट्री के रेजिडेंट्स में डिवाइड होती है। बट बियॉन्ड द एवरेज लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमिस्ट are interested in how that income is divided among the country's residents, that is about the distribution of income. One reason to pay attention to the distribution of income is its relationship to poverty। कि सबसे बड़ा जो इनकम इनइक्वालिटी को स्टडी करने का जो मकसद है वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पावर्टी जो है वो क्यों कर क्रिएट होती है। वो इसीलिए क्रिएट होती है कि किसी कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही होती हैं, जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, वो कोई एक ग्रुप या एक कम्युनिटी अपनी तरफ जो है उसने एक्यूमुलेट की हुई होती है और दूसरा ग्रुप उससे महरूम रह जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा पाई जाएगी, ज़्यादा लेवल पर इनकम इनइक्वालिटी होगी, तो ज़्यादा लोग पावर्टी में लिव कर रहे होंगे, ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन से नीचे होंगे। और अगर इनकम इनइक्वालिटी नहीं होती है, इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फिर पावर्टी के चांसेस भी कम होते हैं। एन एग्जाम्पल मेक्स दिस क्लियर। इन द ईयर 2000 एवरेज इनकम पर कैपिटा इन साउथ अफ्रीका वॉज 81% लार्जर दैन एवरेज इनकम पर कैपिटा इन इजिप्ट। के यहाँ पर एग्जांपल साउथ अफ्रीका और इजिप्ट की दी गई है कि उधर साउथ अफ्रीका की इनकम पर कैपिटा ज़्यादा थी और इजिप्ट की पर कैपिटा इनकम कम थी। लेकिन फिर क्या था, द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग ऑन द इनकम ऑफ लेस दैन $1 पर डे वाज 10.7 इन साउथ अफ्रीका कंपेयर्ड विद ओनली 3.1 इन इजिप्ट। लेकिन जो $1 पर डे जिसकी इनकम थी उसका जो रेशो था वो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा था और इजिप्ट में कम था। यानी इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीका की जो एवरेज पर कैपिटा इनकम थी वो ज़्यादा थी इजिप्ट से, लेकिन इजिप्ट के लोगों में उनकी जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इक्वल थी, तो उधर पावर्टी कम होगी। द रीज़न फॉर द डिफरेंस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इजिप्ट हैज़ रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम whereas साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। Beyond its link to poverty, the distribution of income is also intimately tied to the process of economic growth। एक तरफ तो हम इनकम इनइक्वालिटी इसलिए भी पढ़ रहे हैं ताकि हम पावर्टी का अंदाज़ा लगा सकें, और दूसरी तरफ जो हमारी इनकम इनइक्वालिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये इसका एक रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी। वी विल सी इन दिस चैप्टर दैट देयर आर अ नंबर ऑफ चैनल्स थ्रू विच इनकम इनइक्वालिटी अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। Although the empirical evidence is inclusive, it is possible that a high level of inequality is good for growth at some stages of development and bad for growth at others। कि अगर जो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है ये अगर कहीं पर किसी कंट्री में हाई होती है तो कभी कभार ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा भी होता है और कभी कभार बुरा भी होता है। Another reason to study income inequality is that we saw in chapter number 12, reducing inequality is frequently one of the most important goals of government economic policy। हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा गवर्नमेंट का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है या उसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें से सबसे एक मेन अहम जो उसका फंक्शन था वो ये था कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहे, क्योंकि गवर्नमेंट
को लगता है कि इनकम इनक्वालिटी जो है वो कंट्री में पावर्टी बढ़ाती है, और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी तो इस तरह से मुल्क में वेलफेयर और हैप्पीनेस बढ़ेगी। सम पॉलिसीज़ में अचीव द ट्विन गोल्स ऑफ रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी एंड रेजिंग इकनॉमिक ग्रोथ। कभी कभार कुछ पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं वो इनकम की इनक्वालिटी को रिड्यूस करती है और साथ साथ इकनॉमिक ग्रोथ को राइज करती है। अ गुड एग्जांपल सच अ पॉलिसी इज़ द पब्लिक प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो दोनों काम ऐसे हो जाते हैं, यानी कि पावर्टी की रिडक्शन भी होती है और इस तरह लोगों को एम्प्लॉयमेंट की चांसेस ज़्यादा मिलेंगे अगर वो एजुकेटेड होंगे, तो इस तरह इकनॉमिक ग्रोथ भी होगी। हाउएवर द गोल्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग इकनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग इनकम इक्वलिटी आर इन कॉन्फ्लिक्ट, कि ये दोनों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम फाइनली इनकम इनइक्वालिटी विद इन अ कंट्री इज़ फॉर रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इटसेल्फ ऑफन अ मोर सैलिएंट इशू द डिफरेंस इन इनकम अमंग कंट्रीज़। ये जो बात मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ाई कि जो इनकम डिफरेंसेस अमंग कंट्रीज़ होती हैं, उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इनकम का डिफरेंस विद इन अ कंट्री क्या है। अ पुअर a person in the United States is probably more aware of where she stands in relation to rich people in the US than she is of her status belief relative to people in countries that are much poorer than the US। ये वो एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आपसे कहा कि एक शख्स जो है अपने आसपास रहने वालों से ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है या उनसे ज़्यादा अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है। In this chapter, we begin by discussing how income inequality is measured and how movement in inequality have historically been related to economic growth। पहले हमने ये पढ़ना है कि इनकम इनक्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं, तो ये वो गिनी कोफिशिएंट वाला टॉपिक है, और उसके बाद दूसरा है कि इनकम और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिलेट किस तरह से होती है। तो उसके लिए साइमन कुज़नेट ने एक हाइपोथेसिस पेश की है जो कि हमने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, तो वो आज हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। अब आ जाए इनकम इनइक्वालिटी द फैक्ट्स की तरफ। पेज नंबर 371 है आपकी बुक में, इनकम इनइक्वालिटी द फैक्ट्स। अब यहाँ पर है कंट्री के एवरेजेस से हमारा कंसर्न नहीं है, हम कंट्री के रेजिडेंट्स की इनकम देख रहे हैं, इनकम लेवल देख रहे हैं, ठीक है। वी कैन लुक एट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन टू कॉम्प्लीमेंट्री वेज। दो तरीके से हम जज कर सकते हैं। पहली अप्रोच क्या है, हम किस तरह से इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। वन अप्रोच इज़ टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सेवरल इक्वल साइज ग्रुप्स एंड टू मेजर हाउ मच इनकम ईच ग्रुप अर्न। पहला तरीका ये है कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, इक्वल साइज ग्रुप्स में। जिस तरह आप पढ़ते हो स्टेटिस्टिक में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और हम स्ट्रेटास बना देते हैं। तो स्ट्रेटास जो है वो ग्रुप्स होती हैं, वो या होमोजीनियस भी हो सकती हैं या हेट्रोजीनियस भी हो सकती हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर ग्रुप्स बनाएंगे, पॉपुलेशन की इक्वल साइज़ की सिर्फ लेंगे, ठीक है। अब जब हम ग्रुप्स बना लेंगे तो उसकी जो इनकम है उसको फिर हम ऐड करेंगे कि हाउ मच इनकम ईच ग्रुप अर्न्स, के हर एक ग्रुप का जो इनकम लेवल है वो कितना होता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। द अदर वे इज़ टू डिवाइड इनकम इनटू इक्वल साइज्ड इंटरवल्स एंड टू आस्क हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स इनटू ईच इंटरवल। दूसरा मेथड ये है कि हम इनकम लेवल की ग्रुप्स बना लें, यानी हम ये कह लें कि 0 से लेके 10,000 रुपीज़ तक जितनी सैलरी है जितने लोगों की, तो वो पूरे पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, यानी कितने लोग हैं जो 10,000 तक कमाते हैं। फिर दूसरा ग्रुप है 10,000 टू 20,000, यानी कितने लोगों की आबादी है जो कि 10 से 20,000 रुपीज़ तक कमा लेती है, अर्न कर लेती है। तो इस तरह जो इसकी इंटरवल्स बनेंगी वो पॉपुलेशन जो है उस इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 372 पर, ये है यूएस का 2006 का है आपकी बुक में, और इसमें बताया जा रहा है कि 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और सेकंड जो इसमें
कॉलम है वो है एवरेज हाउस होल्ड्स इनकम का, और थर्ड जो है शेयर ऑफ़ टोटल हाउस होल्ड इनकम है। जो 5 ग्रुप्स इन्होंने बनाए हैं, लेट सपोज़ अगर 100% की पॉपुलेशन है तो 20% की पॉपुलेशन के लिहाज से डिवाइड किया गया है। पहली जो पॉपुलेशन है 20% की, उसमें यानी कि उसकी इनकम जो है $11,352 है। तो 3.4% जो हाउस होल्ड्स हैं वो इतना कमा लेते हैं। फिर 8.6% पूरी आबादी का 8.6% जो है वो 28,000 समथिंग कमा लेती है। तो ये इनकी अर्निंग्स हो गई, और ये जो क्वांटाइल्स हैं ये उसके ग्रुप्स हो गए। ठीक है। द टेबल शोज द एवरेज लेवल ऑफ हाउस होल्ड इनकम विद इन ईच क्वांटाइल, एंड द लास्ट कॉलम शोज ईच क्वांटाइल शेयर ऑफ टोटल हाउस होल्ड इनकम। अब ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो है वो क्या है, आपकी बुक में पेज नंबर 373 पर एक डायग्राम बना हुआ है। उसमें देखें आप, एक्स एक्सिस पर जो है हाउस होल्ड्स की इनकम बताई गई हैं डॉलर्स में, और वाई एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स बताए गए हैं कि कितने % लोग इस इनकम कैटेगरी को अर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो द डायग्राम अप्लाइज दिस एनालिसिस टू सेम डेटा ऑन द US. A second way to view income distribution is to divide the population into different categories. अब इसको जज किया जा रहा है, और इसको जज करने के लिए इन्होंने 2 कैटेगरीज़ ली हैं। एक तो पहले बताया गया है कि इस एग्ज़ाम्पल में कैटेगरी विद द मोस्ट हाउस होल्ड, यानी कि मोस्ट हाउस होल्ड इसका मोड हो जाएगा, इज़ बिटवीन 10,000 to 14,999 के ज़्यादातर लोग जो हैं या ज़्यादातर आबादी जो है वो इस रेंज में कमा रही है। यानी कि 5.9% ऑफ हाउस होल्ड्स जो हैं वो इस इनकम को कमाते हैं। फिर क्या है, 2 यूज़फुल स्टेटिस्टिक, मीन एंड मीडियन। मीन the simple average, and median the value that has exactly as many observation below it and above। ये आप स्टेटिस्टिक में पढ़ चुके हो डिटेल में। मीडियन कौन सी चीज़ ज़ाहिर करती है और मीन कौन सी चीज़ ज़ाहिर करती है। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2006 मीन हाउस होल्ड इनकम वाज 66,570 and median was 48,000 something. The fact that the mean was higher than the median is not unusual. अब जो मीन वैल्यू इसकी आ रही है वो 66,000 में आ रही है, मीडियन की वैल्यू है 48,000 में। तो मीन इसका ग्रेटर आ रहा है मीडियन से। इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि मीन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है कभी कभार बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू से, बहुत कोई हाई वैल्यू हो या कोई बहुत लो वैल्यू हो। यहाँ पर जो आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है वो 19 लैक्स है, 9,999। तो ये जो है यहाँ तक लिया गया है। अगर इससे ज़्यादा लिया जाता तो ये इस पेज के डबल ट्रिपल, यानी कि आगे ये डायग्राम बढ़ता जाता है, इसीलिए जो है ये नहीं लिया गया आगे और यहीं पर रोक दिया गया है इस डायग्राम को। यानी this diagram does not show the full extent of the long right tail because such an illustration would require a page several yards wide. For that reason, the figure does not include the 3.5% of household with income of 2 lakhs or higher. In a skewed income distribution, a few households with very high income rise the mean level of income without having such effect on median income. ये हमने 2 अप्रोचेस पढ़ लिए कि किन किन तरीक़ों से हम हाउस होल्ड को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पेज नंबर 372, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट अब क्या चीज़ है? गिनी कोफिशिएंट एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा मैथमेटिकल मेथड है कि जिसके ज़रिए हम इनकम इनइक्वालिटी को जज कर सकते हैं। गिनी कोफिशिएंट हमें एक ऐसा वैल्यू दे देता है, एक ऐसा नंबर दे देता है जो हमें इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है। गिनी कोफिशिएंट को मेजर करने का जो तरीका है, यानी कि गिनी कोफिशिएंट के लिए जो कोई एक वैल्यू, एक नंबर हम फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉरेंस कर्व बनाते हैं। यानी गिनी कोफिशिएंट
लॉरेंस कर्व को बनाए बगैर हम फाइंड नहीं कर सकते। आपकी बुक में पेज नंबर 374 पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या लिया है, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम। ये दोनों चीज़ें अब क्या हैं देखें। 10% एक्स एक्सिस पर 10 लिया गया है और वाई एक्सिस पर भी 10 है। इसको हमने यानी कि परसेंटाइल्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका स्केल जो लिया है वो परसेंटाइल्स पर है। 10% की जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास जो इनकम है वो 100% यानी अपनी जो मुल्क की पूरी आबादी है उसमें से जो 10% की आबादी है वो 10% की इनकम रखती है यानी ऑक्युपाई करती है। ठीक है, तो ये जो 45 डिग्री लाइन जो बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है जो कि इस डायग्राम को हाफ में डिवाइड कर रही है और इसके साथ लिखा है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी, यानी अगर 10% आबादी 10% इनकम होल्ड करेगी अपने पास, इसका मतलब है कि परफेक्ट इक्वलिटी है। इसी तरह 50% की आबादी या हाउस होल्ड 50% की हाउस होल्ड इनकम यानी जो तनख्वाहें हैं उसको होल्ड करेगी, तो ये भी इनकम इक्वलिटी होगी। तो ये जो दरमियान में 45 डिग्री की कर्व है ये हमें बिल्कुल परफेक्ट इक्वलिटी बताती है। और जो लॉरेंस कर्व है ये हमें वो एक्चुअल डेटा बताता है जो हमने ऑब्ज़र्व किया था किसी कंट्री के बारे में। ये जो है ये यूएस का डेटा है। यूएस के डेटा पर लॉरेंस कर्व बनाया गया है। लॉरेंस कर्व से जब हम गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है जिसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला है इस एरिया को, ये जो लॉरेंस कर्व है और जो परफेक्ट इक्वलिटी है इनके दरमियान जो डिफरेंस है, लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वलिटी के दरमियान का जो डिफरेंस है इसको अगर हम ए कहें, ठीक है, और लॉरेंस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है उसको हम बी कहें, तो ए डिवाइड बाय ए प्लस बी अगर हम टोटल एरिया पर डिवाइड करते हैं ये दरमियान वाली एरिया को तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 तक आती है तो हम कहते हैं कि परफेक्ट इक्वलिटी है कंट्री में। और अगर ये जो कोएफिशिएंट है, गिनी कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 के करीब आ जाती है या एग्जैक्टली 1 आती है तो हम कहेंगे कि तमाम की तमाम जो इनकम है वो किसी एक शख्स ने ली हुई है, यानी कि परफेक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। ठीक है, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई है यही इसका मेन थीम है और यही चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन बुक में हम इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। अगर आपने समझना है इस लॉरेंस कर्व को और इसकी इस मेन कॉन्सेप्ट को, तो इसी लेक्चर को जो मैंने अभी समझाया उसको आप दोबारा सुने कि जो लॉरेंस कर्व है जो कि एक आर्क टाइप का बना हुआ है ये हमें इनकम की इनइक्वालिटी बता रहा है, और ये जो स्ट्रेट कर्व है जो कि 45 डिग्री पे बना हुआ है ये हमें परफेक्ट इक्वालिटी बताता है। इनके दरमियान का जो डिफरेंस है अगर हम टोटल पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है, यानी उसको हम गिनी इंडेक्स भी कह सकते हैं। 0 अगर वैल्यू आती है इट मीन्स कि 0%। कोएफिशिएंट की रेंज जो है वो 0% से 100% तक की होती है। 1 जो है वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को मेंशन करेगा, 0 जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी को मेंशन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं बुक की तरफ आएँ, पेज नंबर 372। टेबुलेशन ऑफ डेटा सच as those presented in table 13.1 and figure 13.1 effectively show inequality within a country at a single point in time. However, if you want to compare income inequality among countries or examine inequality trends in one country over time, एक ही कंट्री में मुख्तलिफ टाइम में अगर हम जज करना चाहें इनकम इनइक्वालिटी को या फिर दो कंट्रीज़ के दरमियान इनकम इनइक्वालिटी को जानना चाहें तो हमें एग्जैक्टली एक सिंगल नंबर चाहिए होता है जो हमें समराइज़ करके बताए कि डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी एक कंट्री में क्या है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक ही मुल्क में मुख्तलिफ टाइम में इनकम इनइक्वालिटी को जज करें या
हम दो कंट्रीज़ के दरमियान इनकम इनइक्वालिटी को कंपेयर करना चाहें या उसका एनालिसिस करना चाहें तो हमें एक सिंगल नंबर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें समराइज़ करके बताए कि डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। इसीलिए हम क्या इसके लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला है, द मेजर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इज़ कॉल्ड द गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट एक ऐसा मेथड है जो हमें एक सिंगल वैल्यू देगा इनकम इनइक्वालिटी को जज करने के लिए, ठीक है। अब गिनी कोफिशिएंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके स्टेप्स बताए जा रहे हैं अब, ठीक है। पेज नंबर 374 पर वी बिगिन विद डेटा ऑन द इनकम ऑफ ऑल द हाउस होल्ड्स इन अ गिवन कंट्री। हम क्या करेंगे, हम किसी कंट्री में तमाम लोगों की इनकम्स देखेंगे और उनकी पॉपुलेशन देखेंगे। वी कैन अरेंज दीज हाउस होल्ड फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट इनकम्स एंड फ्रॉम दिस अरेंजमेंट ऑफ डेटा वी कैन कैलकुलेट अ सीरीज ऑफ फिगर, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको समझाई वही बुक में भी लिखी हुई है। वी फर्स्ट आस्क व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल इनकम इन द कंट्री इज अर्न बाय द पुअरेस्ट 1% ऑफ हाउस होल्ड, कि पूरी कंट्री में जो एक लोवेस्ट पुअरेस्ट 1% है वो कितना कमा रहा है, ठीक है। उसको हम प्लॉट करेंगे डायग्राम में। यहाँ पर तो परसेंटाइल्स की है, लेकिन हर एक परसेंट की वैल्यू को हमने पॉइंट्स के ज़रिए लॉरेंस कर्व की तरह प्लॉट करना है, जिसको टैली करने से कर्व बन जाएगी, वो लॉरेंस कर्व कहलाएगी। देन वी फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनकम अर्न बाय द पुअरेस्ट 2% ऑफ हाउस होल्ड and so on, यानी 1%, 2% and up to 100%. We can do calculations for each fraction of households to 100%. Graphing these data produces a Lorentz curve. इन points को जब हम mention करते हैं तो हमारे पास Lorentz curve आ जाता है। It shows the Lorentz curve for the data on US income that we analyze in table 13.1 and 13 टेबल एंड डायग्राम। पिछले पेजेस पर जो टेबल और डायग्राम था, लॉरेंस कर्व उन्हीं से हेल्प लेकर बनाया गया है। द पॉइंट्स ऑफ द कर्व इन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पुअरेस्ट 20, 40, 60 एंड 80%। इस डायग्राम में जो डॉटेड लाइंस हैं वो 20, 40, 60, 80 और 100 पर लगाए गए हैं। अब देखें, अगर हम वो पहला टेबल देख लें 13.1, तो उसमें जो पहली वैल्यू थी 3.4 वो 20% के लिए थी। तो जो 20% पर मार्क किया गया है वो 3.4% है। लेकिन जब इसको हम कैम्युलेटिव कर लेते हैं और 3.4 + 8.6 कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 12.0 और ये 40% पर मार्क हुआ है। इसी तरह जब इसके साथ हम थर्ड वैल्यू भी ऐड कर देंगे, यानी 14.5 भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 26.5% और वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लॉरेंस कर्व बन गई। द लॉरेंस कर्व हैज़ अ बोर्ड शेप, इसकी एक बो की तरह शेप होती है बिकॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। अगर ये बो शेप में ना हो और ये स्ट्रेट लाइन में हो तो ये शो करेगा परफेक्ट इक्वालिटी। द लॉरेंस कर्व हैज़ अ बोर्ड शेप। अच्छा, उसके बाद क्या है, इफ़ इनकम वर डिस्ट्रीब्यूटेड परफेक्टली इक्वली then the poorest 20% of household would receive 20%। अगर 20% हो तो फिर ये स्ट्रेट कर्व बनेगी। 40% अगर 40% इनकम होल्ड करती है तो फिर ये स्ट्रेट कर्व बनेगी और ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी आ जाएगी जो कि 45 डिग्री लाइन होती है। द मोर बोव्ड आउट इज़ द लॉरेंस कर्व, द मोर अनइक्वली इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? अब आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जितना इस कर्व का बो जो है वो ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी पाई जाती है। वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लॉरेंस कर्व टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स दैट समराइजेज इनइक्वालिटी इन अ सिंगल नंबर। दिस इंडेक्स इज़ द गिनी कोफिशिएंट, यानी कि गिनी कोफिशिएंट को फाइंड करने का तरीका ये है। द गिनी कोफिशिएंट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय मेजरिंग द एरिया बिटवीन द लॉरेंस कर्व। ठीक है, हमने लॉरेंस कर्व और परफेक्टली जो इक्वलिटी है इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको काउंट करना है। ठीक है, उसको मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एंड डिवाइडिंग दिस एरिया बाय द टोटल एरिया अंडर द
more unequal under the line of perfect equality, यानी कि वो पूरा कर्व. The more bowed out is the Lorentz curve, and thus the more unequal is the distribution of income, the higher will be the value of the Gini coefficient. If income is distributed perfectly equally, then the value of the Gini coefficient will be 0. If income is distributed as unequally as possible, that is, if a single household receives all household income in the country, then the Gini coefficient will be 1. ये एक्सट्रीम केसेस हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 से 1 के दरमियान. The Gini coefficient for the household's income data from the United States graphed in figure is 0.470. ठीक है. Later in this chapter we will see that Gini coefficient can also be used to measure inequality of other economic characteristics such as holding of financial wealth. कि हम Gini coefficient को ना सिर्फ इनकम की inequality के लिए मेंशन कर सकते हैं, बल्कि बाकी भी कोई करेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक हो तो उसको भी जज कर सकते हैं. आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था और थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल था. तो हम ऐसा करते हैं कि ये टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक या जो कूजनेट कर्व हम पढ़ेंगे, कूजनेट हाइपोथेसिस, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. तब तक आप ये रिवाइज़ कर लें ये टॉपिक और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन क्या चीज़ जो है इसमें मुश्किल लग रही है. मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी. Till then, take care. Allah Hafiz. Thank you.